अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने लास्ट वीक की वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और डिवाइड एंड कनकर टेक्निक की जस्ट थ्योरी पढ़ी थी। आज का आपका लेक्चर उन्हीं के साथ रेलिवेंट है। जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, अब हम देखेंगे कि हम उनका यूज़ कैसे करते हैं अपनी इक्वेशंस डिराइव करने के लिए और उन इक्वेशंस के फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मालूम करने के लिए। जैसे जैसे ये कोर्स आगे आगे बढ़ता जाएगा, इसके अंदर चीज़ें कम्प्लेक्स होती जाएंगी। मैं ट्राई करूंगी कि हम लोग हर चीज़ को इस लेवल का कर लें कि हम लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जो आपके एग्जाम या एमसीक्यूज वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकें। हर चीज़ की डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। शेयर करती हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन। हाँ जी, ये वो थ्योरी है जो हमने एसिम्प्टोटिक न्यूट्रिशन के बारे में पिछले आपने लेक्चर में देखी होगी। इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं थी जिसमें हम इक्वेशंस की बात करते हैं, और अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफाई किया गया था कि ये इसका जो है वो फंक्शन का ग्राफ है, तो मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि एक हमारे पास फंक्शन होता है और हम उसका जो सा है वो अपने बिग ओ नोटेशन में अपर बाउंड को फाइंड आउट करते हैं, या अटमोस्ट या सबसे बड़ी वैल्यू जितनी की उसकी हो सकती है वर्स्ट केस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी लास्ट इसी लेक्चर में जो है वो आपको मैं बताऊंगी, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो इसकी इक्वेशंस थी यहाँ पे, इसके बारे में हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं की थी। तो आज हम जो है वो इसके बारे में देखेंगे कि इसकी ये सी जो है ये कांस्टेंट कहाँ से आता है, ये जी ऑफ एन का जो फंक्शन है ये किस तरह से डिराइव होता है, हमारा फंक्शन हम कैसे डिराइव करते हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है। ये तमाम डिस्कशन आज के टॉपिक में आपकी होगी। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जैसे-जैसे आगे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएँगे, जो हमने डाटा स्ट्रक्चर्स में सॉर्टिंग, सर्चिंग के एल्गोरिदम्स देखे थे, हम उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। और अगर उसके अंदर कोई रिकर्जन फॉलो हो रही है या फिर एक लूप दूसरे लूप को कॉल कर रहा है। एक रिकर्जन तो आपको पता होती है कि एक जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करता है। इसके अलावा अगर एक लूप दूसरे लूप को और दूसरा लूप किसी तीसरे लूप को, जिसको हम नेस्टेड लूप्स का नाम देते हैं, अगर ये काम हो तो हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ, कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी या कितने टाइम्स जो है वो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इन तमाम चीज़ों का जब हमें जांच पड़ताल हम कर लेते हैं तो ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है और किसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो सी है वो अच्छी है। ठीक है, कम है मतलब कि। अच्छा जी, अब इसको समझाना थोड़ा सा बोर्ड का यूज़ है। डेफिनेटली आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन हमें जो अभी तक अलॉट किया है तो ये 330 का ही कोर्स है, तो हम जस्ट इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रैक्टिकल वर्किंग पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल काम जो भी है वो आपका बोर्ड यूज़ करके ही होगा। तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको साथ साथ में गाइड करती जाऊंगी कि किस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं और कैसे हम फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिफाइंड या रिक्वायर्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशन। जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई है, इसको मैं म्यूट कर देती हूँ। ये देखें, ये नीचे आप पीछे आप देखें तो यहाँ पे 3 ग्राफ बने हुए हैं। इसमें अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं पहले डिफाइन कर दूं, उसके बाद वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल हम सिर्फ ये 5 हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो आपका लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी उसके अंदर हम बाकी 2 को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमने बिग ओ को देखना है, बिग ओमेगा को देखना है, थीटा को देखना है। ये बात हम थ्योरेटिकल चीज में पढ़ चुके हैं कि वर्स्ट केस के लिए और अपर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए हम बिग ओ का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट केस के लिए और लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए बिग ओमेगा यूज होता है, और एवरेज केस को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये जो ग्राफ है इसके अंदर कुछ हमें चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। इसमें ये जो एफ ऑफ एन की एक आपको
कह लें कि ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक लाइन नजर आ रही है, एरो बना हुआ है एफ ऑफ एन का, तो ये हमारा वो फंक्शन है जो हम अपने एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि बाइनरी सर्च का एक एल्गोरिदम है, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें, तो उसके लिए उसकी सारी कम्प्लेक्सिटी को हम एफ ऑफ एन के फंक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसके अलावा जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे होंगे, जिसका हमने उसके साथ कंपैरिजन करना है और निकालना है कि उससे वो अच्छा है या बुरा है, उसकी अपर बाउंड बनता है या लोअर बाउंड बनता है, उस फंक्शन को हम जी ऑफ एन से हमेशा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी हम मैथमेटिकल काम आगे करेंगे, आगे इसका ज्यादातर कोर्स मैथमेटिकल ही हो जाएगा। आप लोगों को इक्वेशंस मिलेंगी और आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करनी होगी, आपने उसकी नोटेशन फाइंड आउट करनी होगी, आपने उसका कांस्टेंट देखना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आगे आएंगे। खैर, उसको बाद में देखेंगे। अब इसके आप देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक लिखा हुआ है एन। ठीक है, तो एन जो है वो हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। नंबर ऑफ इनपुट्स इसको कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स एक स्टेटमेंट रन होती है, उस हिसाब से देखें। हम एन की जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा ना, तो उसके हिसाब से ही जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस करेगी, आपका एल्गोरिथम उसके हिसाब से चलेगा। मिसाल के तौर पे बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में आपने एक्स की वैल्यू जो है वो कोई फाइंड आउट करनी है 5, और जो वो मौजूद है किसी थर्ड इंडेक्स के ऊपर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस कितने हैं 10, तो एन की वैल्यू उस जगह पे 10 होगी। ठीक है, एन हमारे पास वो एलिमेंट नहीं है, बल्कि टोटल इंडेक्सेस हैं या टोटल इनपुट्स हैं जो कि हमारे पास यूजर करेगा, या हमने जिस भी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके बाद है के, दिस इज अवर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो सा है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस में आपने अक्सर देखा होगा, जितनी मर्जी आपकी क्वाड्रेटिक हो जाए, लीनियर इक्वेशंस हो जाए, उनमें कांस्टेंट का इस्तेमाल लाजमी तौर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मोस्टली फंक्शंस ही इस तरह के होते हैं जिनकी हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं कि उसमें एक ना एक दफा तो स्टेटमेंट रन होना होता है ना। ठीक है, चाहे उसके ऊपर कोई लूप इंप्लीमेंट ना हो, चाहे उसके ऊपर कोई रिकर्जन इंप्लीमेंट ना हो, लेकिन एक दफा तो लाजमी तौर पे वो चीज चलती है, वो रन आउट करती है। तो इस वजह से हम उसमें जो है वो एक कांस्टेंट को लाजमी तौर पे डिफाइन करते हैं। कुछ जगह पे इसको सी से डिफाइन कर देते हैं, कुछ जगह पे इसको के से डिफाइन कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी डॉट सी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हम इस पॉइंट को जो है वो के से शो कर देते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा कांस्टेंट किसी ना किसी जगह पे लाई कर रहा होगा। कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये आपस में किसी को क्रॉस करेंगे, और उसी क्रॉस पॉइंट को हम सी जी ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करके एज अ कांस्टेंट प्लेस कर देंगे। ओके, और इसके बाद यहाँ पे एक जो है वो टी का सिंबल आपको नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स फॉर टाइम। हमारे वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग टाइम को मेंटेन करेंगे, टाइम के हिसाब से और इनपुट के हिसाब से हम लोग एफ ऑफ एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करने वाले हैं। और ये हम कैसे करेंगे? ग्राफ्स की सूरत में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के जरिए से। अब इसमें हम फिलहाल किसी एग्जाम्पल का जिक्र नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बाइनरी सर्च की समझाने के लिए बात बता रही हूँ, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की इक्वेशंस होती है ना, सिर्फ वो ड्राइव करेंगे। बेसिक इक्वेशन से मुराद ये होता है जो कि न्यूट्रल चीज होती है, मतलब उसके अंदर हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे। जैसे अब बाइनरी सर्च होगा तो उसकी तो कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, हम वो नहीं करेंगे। क्विक सॉर्ट होगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू बन जाएगी, हम वो नहीं करेंगे। हम इस चीज को जनरल रखेंगे। तो जनरल में हम लोग इसमें वेरिएबल यूज करेंगे, और वो वेरिएबल होगा एन के नाम का। खैर, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको मजीद बातें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट करना है। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अगर आप लोग अभी अपने रजिस्टर लेके नहीं बैठे हुए तो अभी इसको पॉज करें और रजिस्टर लेके आए। ये चीजें बाद में माइंड से निकल जाती हैं, इसको आपने साथ साथ नोट करना है, अलग अलग से इनकी डेरिवेशन लिखनी है, और ये डेरिवेशन आती भी है पेपर में। इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज भी आते हैं। अगर आपको इसकी इक्वेशंस याद हो कि बिग ओमेगा की ये नोटेशन है और ये उसकी इक्वेशन है, तो आप उसके अंदर वैल्यूज इनपुट करके अपना आंसर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू बेस्ड की हम बात करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा आगे कर देते हैं। नहीं जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन बनाना। हमने एक फंक्शन जो कि हमारा जो भी एल्गोरिथम है उसका हमने एक फंक्शन बनाया। हमने कहा एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ जी ऑफ एन। ठीक है, अभी जो बिग ओ है ना, इट रिप्रेजेंट्स वर्स्ट केस और अपर बाउंड। ठीक हो गया।
अब इस इक्वेशन को हम आगे जाके तोड़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। अब देखेंगे इक्वेशन बन गई है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। अब किस तरीके से, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। अब ये क्यों किया, लेस देन का साइन क्यों लगाया गया है, क्यों, क्योंकि जी ऑफ एन यहाँ पे हमारे पास अपर बाउंड को शो करेगा हमारे अपने फंक्शन एफ ऑफ एन की। दोबारा से समझें, जी ऑफ एन का जो फंक्शन है ना, ये देखो, ये अगर इसकी हम लाइन देखें तो ये एक अपर बाउंड फंक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी हमारे डिफाइंड किए हुए एल्गोरिदम से। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा अपर बाउंड है, और दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड वर्स्ट केस ऑफ आवर एल्गोरिदम, कि अगर हमारा एल्गोरिदम मैक्सिमम अपनी वर्किंग करता है और उसके बाद उसको उसका रिजल्ट मिलता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये उसका वर्स्ट केस था, और ये हमेशा नॉर्मल वर्किंग से ज्यादा ही होगा। ठीक हो गया। इस वजह से हमने, और दूसरी बात, अगर स्टूडेंट्स को ये पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जिस भी फंक्शन की तरफ, जिस भी वैल्यू की तरफ इस एंगल ब्रैकेट का फेस ओपन होगा, हम उसको बड़ा कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिसकी तरफ छोटा होगा उसको स्मॉल कंसीडर करेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, और अगर आपने सिर्फ इसको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रखना है तो आप कहेंगे कि जी ऑफ एन बड़ा है और एफ ऑफ एन छोटा है। सिंपल। अब अगली बात आ गई है, हमने इसको जैसे तोड़ा है, बिग ओ नोटेशन को तोड़ा है, तो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन आया और एक कांस्टेंट बना है। अब से अगली बात ये है कि हाँ जी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट की किस वैल्यू के लिए जी ऑफ एन एफ ऑफ एन से बड़ा होगा। ये जो सी चीज है ना, ये सारी इक्वेशंस के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझना तो एक अलग बात है, याद रखना अलग बात है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल्स का लास्ट टाइम डाटा स्ट्रक्चर में बताया था कि आपने इसके एल्गोरिदम को याद करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक, अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन आप लोग इसको समझ लें। ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी है ना, ये वाली दो इक्वेशन, ये यहाँ तक का स्टेप तीनों के लिए सेम है। ठीक है, फर्क कहाँ होगा, बिग ओ में लेस देन इक्वल टू का साइन है, बिग ओमेगा में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा, और थीटा में इक्वल का साइन होगा। ठीक है, जब बिग ओ का ओ टूटेगा तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, जब बिग ओमेगा का ये ओमेगा का साइन टूटेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और जब थीटा का साइन टूटेगा तो वो इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, इस सी की वैल्यू में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आगे करते हैं। अब ये है हमारी मेन चीज जिसको हमने बताना है, फाइंड करना है। अब सी जोन सा है, वो कहता है कि ये हम मान के चलेंगे कि सी जोन सा है ना, वो हमेशा हमने जीरो से बड़ा ही रखना है, सी की वैल्यू जीरो से छोटी नहीं करनी है। फिर इसके अलावा सी की किस वैल्यू के लिए, सी की किस वैल्यू के लिए एफ ऑफ एन छोटा और जी ऑफ एन बड़ा साबित हो जाएगा। ठीक है, ये फाइंड करना है, और एन जो सा है वो के से बड़ा ही लेंगे। अब एन को के से बड़ा हमने क्यों लेना है, क्योंकि देखो अपर बाउंड जो है ना वो इस कांस्टेंट टाइम के बाद शुरू हो रहा है, या यहाँ पे लोअर बाउंड, हाँ जी, लोअर बाउंड जो है ना वो एक कांस्टेंट टाइम के बाद शुरू हो रहा है, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टाइम के बाद हमारा फंक्शन एवरेज केस में आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हमने क्या किया कि एन की वैल्यू हमने वो कंसीडर करनी है जो कि के की वैल्यू से बड़ी या बराबर हो। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमने जरूर फॉलो करना है इक्वेशंस ड्राइव करते हुए, और के जो सी है उसकी वैल्यू भी हमने जीरो से बड़ी या फिर उसके बराबर रखनी है। ये तीन रूल्स सबके लिए ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके बिगो के लिए भी, ओमेगा के लिए भी और थीटा के लिए भी। उसके बाद ले जी, अब हमारी इक्वेशन ड्राइव होने लगी है। ये अब हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के तौर पे इसको लिखेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिखो, लेकिन आमतौर पे समझाने के लिए जो है वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं,
उस स्टूडेंट को ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। अगर हम इसको लीनियर में रखेंगे तो हमें उसको कम करने के लिए, उसका लोअर बाउंड दिखाने के लिए ना n/2 करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। तो फोकस करना है कि हमने हमेशा फंक्शन जो अपना लेना है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन लेना है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ हमने क्या कर दिया, एक साथ 2 लगा दिया, 2n² प्लस n। ये मेरे आप फर्ज कर लेंगे जो जो भी मेरा फंक्शन है जिसको मैं चेक करना चाह रही हूँ कि उसका अपर बाउंड क्या होगा, उसकी अपर बाउंड लिमिट क्या होगी, तो मेरा फंक्शन जो है उसकी अपनी इक्वेशन क्या है, 2n² प्लस n। देन g ऑफ n क्या होगा। अब ये भी तो देखना ना कि g ऑफ n क्या होगा जिसके लिए भी हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू साबित हो जाए। ठीक है, ये देखो वो कहता है ये बिग हो, यहाँ पे g ऑफ n क्या लगाना है, ये सोचने की बात है कि ये कौन सा फंक्शन होगा। तो एफ ऑफ एन की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2n² प्लस n। और जब बिग ओ टूटेगा तो लेस देन इक्वल का साइन आएगा, सी डॉट, और जी ऑफ एन क्या है, वैसे का वैसे ही। अभी हमें नहीं पता कि ये क्या फंक्शन बनने वाला है। ये वही बात बता रहा है कि फंक्शन की अपर बाउंड हम देखेंगे तो जिससे हमारा जी ऑफ एन जो है वो फाइनल हो जाएगा। ये देखें, अब इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे एन स्क्वायर आना चाहिए, ये सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने देखा कि 2n² प्लस n, इन दो वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो डेफिनेटली n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 1 करो, खैर 1² तो मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, प्लस और ये 1, तो 2 वाली रकम मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी आती है। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो भी ये वाली चीज बड़ी है। हम हमेशा बिग ओ में अपर बाउंड को देखेंगे, दैट्स वाई हम उसके करीब करीब जो बड़ी रकम होगी ना उसके वेरिएबल को चूज करेंगे जी ऑफ एन के लिए। इस वजह से हमने क्या किया है, जी ऑफ एन का फंक्शन एन स्क्वायर में बना लिया। उसके बाद अब बारी आ गई कांस्टेंट क्या होगा। अब देखें, फर्ज किया कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या रख ली, 2 रख ली। क्यों रखी ये बाद में देखते हैं। अब कांस्टेंट की वैल्यू 2 रख ली। अब देखते हैं कि क्या ये जो हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है, क्या ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है, कि क्या इसकी वैल्यू जो सी है वो ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, इस चीज को कंसिडर करेंगे। अब अच्छा, इसी जगह पे, इस पॉइंट पे, इस इक्वेशन में वो इनपुट करें n की कोई वैल्यू। अगर n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 2, 2 का स्क्वायर 8 बन गया, 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 बनेगा, 8 जमा n की वैल्यू 2 है, 8 9 10, तो 10 छोटा है बराबर है 8 से, क्या इसका आंसर ट्रू आया है, नो, इट्स नॉट ट्रू। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे c की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इट शुड बी ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 मतलब 3 से आगे सो जो मर्जी हो सकती है। अब यहाँ पे आप 3 पुट करके देखें, n की वैल्यू जो सी है ना, सॉरी n कह रही हूँ, c की वैल्यू 3 पुट करें और n की वैल्यू आप 2 ही रहने दें, तो आप देखेंगे 2 स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, पिछली दफा हमारे पास 8 बना था, 8 9 10 बना था, तो 10 लेस देन इक्वल टू 12, तो अब ये जो है वो ट्रू हो रही है।
तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि ओके, अगर मैंने बिग ओ को देखना है, अगर मैंने जी ऑफ एन को ग्रेटर देन एफ ऑफ एन कंसिडर करना है, अगर मैंने अपर बाउंड देखना है, अगर मैंने वर्स्ट केस देखना है, तो सी की वैल्यू जो सी है वो मैं 2 नहीं ले सकता बल्कि 3 ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, तो 3 से अपर वैल्यू हो सकती है, 3 से लोअर वैल्यू नहीं हो सकती। ये इसका रूल बन गया किस फंक्शन के लिए? 2n² प्लस n के फंक्शन के लिए। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसको 2 नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमने इसको 3 कर दिया। अगर आप 3 के लिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमेशा जो है वो ट्रू होगा, इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। इसके अलावा उसने नीचे भी एक एग्जांपल दी है कि अगर फंक्शन मेरा जो एफ ऑफ एन का फंक्शन है वो एन होता और मैं जी ऑफ एन का फंक्शन एन स्क्वायर ले लेता तो भी मेरा आंसर हमेशा राइट ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए ना, अगर 0 लगा देंगे तो फिर तो ये सारा कुछ ही 0 0 हो गया, सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमने ये जरूर कहना है कि n की वैल्यू जो सी है वो 1 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। और अगर हम इस रूल को देखें कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k हो, तो भी यही बात बनती है कि जो कांस्टेंट टाइम होगा या एक टाइम गुजरने के बाद कम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली वो 0 से तो कभी भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, जिसके बाद हमें कुछ ना कुछ आइट्रेशंस के बाद हमें पता चलेगा, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ उसका वो अपर बाउंड था कि लोअर बाउंड था। इसके बाद ये एक तरीका है कि हम अपने फंक्शन की अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ बनाएं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। हम बताएंगे कि सी की वैल्यू क्या होगी, हम बताएंगे कि जी ऑफ एन जो है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन जी ऑफ एन में क्या होना चाहिए अगर आप मुझसे वर्स्ट केस के बारे में पूछ रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन घूम फिर के आपसे पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के। अच्छा जी, इसके बाद वो वैल्यूज एंटर करके दे रहा है कि अगर आप 5 एंटर करें एन की जगह पे तो क्या बनता है। तो डेफिनेटली ये 55 बनेगा और ये 75। तो हमने साबित कर दिया कि जी हाँ, जो मैंने आपको बिग ओ की अपनी इक्वेशन बना के बताई है वो करेक्ट इक्वेशन है कि अगर 2n² प्लस एन का फंक्शन होगा तो उसका जी ऑफ एन जो है वो n² होना चाहिए और सी की वैल्यू जो सी है वो 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमने इसका रूल डिफाइन करके बता दिया। अच्छा, यहाँ तक जो है वो बिग ओ की नोटेशन का काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें काफी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। जो इसकी बाकी दोनों इक्वेशंस हैं और इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है कि साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं और जो आपका ऑनलाइन सेशन है उसमें लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट किया करें और अपने इक्वेशंस के बारे में कोई क्वेश्चन आपको होता है इस टाइम पे आपके माइंड में आ रहा है उसको लिख लें और ऑनलाइन सेशन में मुझसे पूछ लें लाजमी तौर पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मार्क योर अटेंडेंस नाउ।